नमस्कार। मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं आप आयुर्वेद का यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो अभी हमारे ऐप पे भी चल रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं रोज़ बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आप आयुर्वेद के द्वारा फ्री में डेली लाइफ क्विज करवा जाता है, DLQ या डेली लाइफ टेस्ट। और ये हमारे ऐप पे होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें क्या क्या मिलता है आपको, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि और क्या क्या इसमें मिलता है आपको। तो ये डेली लाइव टेस्ट में जो होता है, आपको 10 क्वेश्चंस का टारगेट दिया जाता है और 15 मिनट का समय रहता है। इसके 15 मिनट समय में आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। साइन अप करने के पश्चात डेली लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में खुद को इनरोल करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई धनराशि नहीं देनी होगी। उसके बाद आप हमारे इस टेस्ट में डेली अपीयर हो सकते हैं, जिसमें आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डेली आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। और उसी का सोल्यूशन हम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे ऐप पे भी उपलब्ध करवाते हैं। रही बात एमसीक्यू, मैंने बोला अभी बीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी अभी एनसीआईएसएम के नए सिलेबस के अनुसार बीएमएस कोर्स में भी एमसीक्यू को ऐड किया गया है, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सके खुद को। तो आज के ये डेली लाइफ टेस्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि कर्णपाली में कौन सी एक शिरा का वेधन करने से ज्वर, वेदना, दाह, शोथ उत्पन्न हो जाता है। ये शालाक्य तंत्र का क्वेश्चन है। शालाक्य के साथ साथ अगर हम संहिता के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सुश्रुत सूत्र के 16वें चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार मैं पेन ये कर लेता हूँ। चलिए, हाँ। तो कहता है कर्णपाली में कौन सी एक शिरा का वेधन करने से। तो जैसा कि आपको पता हो कर्णपाली, तो कर्णपाली के कौन से शिरा के वेधन से, तो अगर ये कर्णपाली के मुख्य शिराओं का नाम अगर हम देखें तो 3 शिराएं होती है, कालिका, मड़मड़िका और लोहितिका। इसको याद करने का क्या तरीका है, आपको कमल, कान में क्या होता है, कर्णपाली में कमल, कमल का भेदन नहीं करना है, कमल का भेदन नहीं करना है, इसे याद करना है। तो क से कलिका, म से मड़मड़िका और ल से लोहितिका। तो कमल के भेदन से अलग अलग डिजीजेज, अलग अलग एबनॉर्मलिटी बॉडी में आती है। तो चलिए क्या क्या होगा, अगर हम कालिका का भेदन करते हैं तो उसमें क्या क्या होगा, तो स्थानिक जो लोकलाइज्ड ये होगा वो होगा दाह, लोकलाइज्ड एबनॉर्मलिटी या चेंजेस जो आएगा, दाह, सेथु, वेदना और सर्वदैहिक जनरलाइज सिम्टम जो आएगा वो जड़ होगा। तो लोकलाइज्ड ये 3 सिम्टम हो जाएगा और जनरलाइज्ड ये 1 सिम्टम जड़ हो जाएगा। तो अब देखें मड़मड़िका, मड़मड़िका के वेधन से क्या क्या होता है, तो स्थानिक हो जाएगा वेदना और ग्रंथि, और जनरलाइज सिम्टम इस पे भी जड़ आएगा। अब लोहितिका में देखें तो लोहितिका के वेधन से स्थानिक लोकलाइज्ड कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, लेकिन जनरलाइज क्या क्या हो जाएगा इसमें, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरसूल और कर्णसूल। मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरसूल और कर्णसूल। तो ये हमने देख लिया कि तीनों शिराओं के भेदन से क्या क्या लक्षण आएंगे देह में। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कहता है कर्णपाली में कौन सी एक शिरा का भेदन करने से ज्वर, वेदना, दाह, शोफ। तो यहाँ पे अगर देखें तो ज्वर, वेदना, दाह, शोफ किस में आ रहा है, तो कालिका में। ज्वर, वेदना, दाह, शोफ किस में आ रहा है, तो कालिका में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, कालिका। कालिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका रेफरेंस अगर हम बात करें तो सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान के 16वें चैप्टर के 5वें श्लोक में है, और इसको आप बुक में देख भी सकते हो। ऐसा तो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अष्टांग हृदय मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु में वर्धमान भल्लातक रसायन का सेवन श्रेष्ठकर है, श्रेयकर हो या श्रेष्ठकर है। तो ऑप्शन है हेमंत, बी ग्रीष्म, सी वर्षा और डी शरद। तो अष्टांग कौन सी ऋतु में वर्धमान भल्लातक रसायन, वर्धमान भल्लातक रसायन का सेवन श्रेष्ठकर होगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत। इसका राइट ऑप्शन है इसका हेमंत। इसका अगर हम देखें तो अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का ये प्रश्न है, और वैसे भी भल्लातक रसायन अध्याय काय चिकित्सा में भी रसायन अध्याय से एक क्वेश्चन आ जाता है भल्लातक रसायन से। तो और ये अष्टांग हृदय के मतानुसार है, तो इसका सही आंसर जाएगा हेमंत ऋतु,
क्योंकि ग्रीष्म वर्षा शरद नहीं है। ग्रीष्म तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, भल्ला तक भी वैसे भी उष्ण है। तो इसका सही आंसर जाएगा हेमंत। और इसका ये रेफरेंस अगर हम देखें तो रेफरेंस अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान के 39/66 से श्लोक से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको कि सुश्रुत अनुसार वात व्याधि एवं मूढ़गढ़ दुष्चिकित्स्य है। सुश्रुत के अनुसार वात व्याधि और मूढ़गढ़ दुष्चिकित्स्य, इसका रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है क्योंकि ये अष्ट महागध के अंतर्गत आते हैं और अष्ट महागध प्रकृति से ही चिकित्स्य होते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले दो चीज पे फोकस करने कहूंगा आपको। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको कभी एसर्शन पे गौर करना होता है और कभी रीजन पे। तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि वात व्याधि और मूढ़गढ़ दुष्चिकित्स्य है, वो इतना गौर करने वाली बात नहीं है जितना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टर्म पे ध्यान देने की जरूरत है, अष्ट महागध के लिए। तो सुश्रुत के अनुसार अष्ट महागध को क्या बताया गया है? दुष्चिकित्स्य बताया गया है। और इस सुश्रुत सूत्र के 33वें अध्याय के 4थे श्लोक की अगर बात हम करें तो उसमें देखो आया है कि वात व्याधि प्रमेहश्च कुष्ठम अरसो भगंदरम अस्मरी मूढ़गढ़वश्च तथैव उदर अष्टमम अष्टो एतत् प्रकृति एव दुष्चिकित्सा महागदा। अष्टवो एते प्रकृति एव दुष्चिकित्सा महागदा। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये अष्ट महागध जो हैं, अष्ट महागध किसे? प्रकृति से ही, नेचर से ही कैसे होते हैं? दुष्चिकित्स्य होते हैं। तो अष्ट महागध के अनुसार केवल वात व्याधि और मूढ़गढ़ भी नहीं, सुश्रुत के अनुसार ये 8 महागध। अब एक में महागध की बात, अष्ट महागध की अगर बात आई तो मैं एक बार चरक, सुश्रुत, बाघभट और रसरत्न समुच्चय, बाघभट और रसरत्न समुच्चय इसकी बात करूंगा। देखो उदर रोग की बात करें तो सबसे पहले हम चरक से शुरू करेंगे। वामक उदर, ठीक है। 5, 8, 10 और 12, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार यहाँ है। और मूढ़गढ़, एक में सुश्रुत में बस मूढ़गढ़ लिखूंगा। और बाघभट और रसरत्न समुच्चय की बात करें तो अब मैं एक बार मूढ़गढ़ आपको समझा देता हूं वहां पे। तो वामक उदर, याद कीजिएगा, वामक उदर ये जो चार है ये सारे आचार्यों के अनुसार अष्ट महागध में कॉमन होता है। तो वामक उदर, ठीक है। तो वा से वात व्याधि, मौ से मधुमेह, क से कुष्ठ और ये उदर रोग। वात व्याधि, मधुमेह, कुष्ठ और उदर रोग ये सभी आचार्यों में समान है। अब आता है 5वां अध्याय। 5वां अध्याय क्या है? गुल्म, चरक चिकित्सा के। चरक चिकित्सा का 8वां अध्याय क्या है? राजयक्षमा। 10वां अध्याय क्या है? अपस्मार में अतत्वाभिनिवेश। और 12वां चैप्टर है शोध। तो ये 8 महागध किसके अनुसार है? चरक के अनुसार। और चरक ने महागध को, जैसे सुश्रुत ने दुष्चिकित्स्य बताया है तो चरक ने क्या बताया है? याप्य बताया है। चरक ने क्या बताया है? तो याप्य। चरक के अनुसार महागध क्या है? याप्य। अब सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने भी वामक उदर, वात व्याधि, मधुमेह, कुष्ठ और उदर रोग, उसके अलावा क्या क्या है? भगंदर, अर्श, अस्मरी और मूढ़गढ़। भगंदर, अर्श, अस्मरी और मूढ़गढ़। और बाघभट रसरत्न समुच्चय ने क्या किया है? सुश्रुत का पूरा कॉपी कर लिया है। बस लास्ट का जो मूढ़गढ़ होता है, मूढ़गढ़ की जगह बाघभट ने क्या बता दिया? ग्रहणी। मूढ़गढ़ की जगह बता दिया ग्रहणी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मूढ़गढ़ अष्ट महागध लगभग आपको पूरा बता दिया। अब कहते हैं कि महागध प्रकृति से ही दुष्चिकित्स्य है। तो हाँ, चरक ने बता दिया है प्रकृति से ही सुश्रुत ने बताया है प्रकृति से ही दुष्चिकित्स्य है। और चरक ने दुष्चिकित्स्य की जगह महागध को याप्य बताया है। चरक कह रहा हूं मैं यहाँ पे बार बार, ये हाड़ित होगा। हाड़ित ने क्या बताया है? याप्य बताया है। अब क्या कहते हैं कि एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रिसर्शन की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और याप्य किसने बताया है? तो हाड़ित ने बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नीचे दिए गए बंध को पहचानिए। खट्वा बंध, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके सॉल्यूशन के लिए मैं ये लाया हूं। तो सबसे पहले मैं एक बार सारा डायग्राम मिला लेते हैं। खट्वा बंध के लिए आया है क्या?
हनु शंख गंडेशु खट्वाम। तो द ओवर खट्वा वेड सेप्ट इंटरलॉक्ड कॉट सेप्ट। तो ये खट्वा बंद है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये चीक बोन एंड पार्ट्स बिटवीन द ईयर्स एंड द आईब्रो। तो यहाँ सब पे एक खट्वा बंद करवा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है स्थगिका। स्थगिका का है तो स्थगिका एक स्प्लिंट है और राउंड ग्लांस पेनिस और टिप ऑफ फिंगर पे ये स्थगिका बंद किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं यमक बंध पे। यमल बर्ण, यमक और यमल, यमल वर्णयोर यमकम। तो द कन्फ्लुएंट और कंटिगस अल्सर्स टू अल्सर्स, मतलब अगर दो व्रण है तो दो व्रण को एक साथ अगर हम बांध रहे हैं तो वो यमक व्रण होगा, वो यमक व्रण होगा। तो वो ऐसा बैंडेज जो कि बोथ उंड को कवर करे, दोनों व्रण को कवर करे, तो वो क्या होगा, यमक व्रण होगा। और मुत्तोली और प्रतोली, ग्रीवा और मेढ्र पे जो करते हैं वो मुत्तोली और प्रतोली। तो ये देखो एक बार डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये खट्वा बंध का है, ये स्थगिका है, ये यमक फिगर है जो यमक का है कि दो व्रण अगर एक साथ है, या मान लो कि यही दो व्रण यहाँ और यहाँ रहता, तो दो व्रण को अगर एक साथ हम कवर कर रहे हैं, एक साथ अगर हम उसका ड्रेसिंग करके उसको कवर कर रहे हैं, बैंडेज कर रहे हैं, तो वो यमक होगा। और मुत्तोली और प्रतोली ये होगा जो कि ग्रीवा और मेढ्र पे करते हैं। और अंगुष्ठ के आगे मतलब राउंड द ग्लांस पेनिस और टिप ऑफ फिंगर जो करते हैं वो स्थगिका करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग को स्थगिका लग भी रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे दो फिंगर को एक साथ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो दो व्रण को एक साथ यहाँ पे कवर किया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर 4 का होना चाहिए सी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यमक। यमक मतलब दो व्रण को एक साथ हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिंगल फिंगर में टिप ऑफ फिंगर पे अगर ये कवर करते तो ये आप यहाँ पे स्थगिका लगा सकते हो, लेकिन दो उंगली है, दो व्रण को हम एक साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मदनफल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है, तो इसको सब जानते हैं आंसर कि इसका मदनफल का फल पिप्पली सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फल पिप्पली। मदनफल का फल पिप्पली वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है। और इसके रेफरेंस के लिए अगर हम बात करें तो चरक कल्पस्थान के पहले चैप्टर में हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे निकलते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कान में कर्णगूथ का संचय क्या उत्पन्न करता है। तो कानगूथ ये शालाक्य तंत्र का क्वेश्चन है, और अगर हम इसको रेफर करें तो संहिता में तो उत्तर तंत्र के 20वें अध्याय में दिया गया है, और डल्हन ने इसके बारे में बताया है कि कान में अगर कर्णगूथ का संचय क्या उत्पन्न करता है, तो अस्थायी बधिरता। सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी बधिरता। कान में कर्णगूथ का संचय क्या उत्पन्न करता है, अस्थायी बधिरता। अस्थायी बधिरता नहीं करता है, तंत्रकीय बधिरता नहीं करता है, जन्मजात बधिरता नहीं करता है, अस्थायी बाधिर्य या अस्थायी बधिरता करता है। बाधिर्य से एक और क्वेश्चन आता है, मान लो कि किस वेग विधारण से बाधिर रोग की उत्पत्ति मानी जाए। तो किस वेग विधारण से होगी, पिपासा के वेग विधारण से बाधिर्य रोग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और एक और प्रश्न यहीं पे है। तृष्णा जो होता है, तृष्णा जो रोग है पिपासा के वेग विधारण से बाधिर्य होता है, और तृष्णा रोग के उपद्रव में, तृष्णा रोग के उपद्रव में भी बाधिर्य बताया गया है। तृष्णा रोग के उपद्रव में भी क्या बताया गया है, बाधिर्य बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि उदर की आकोठन परीक्षा करते समय आधमात धृति शब्दवत उदर रोग के किस प्रकार में पाया जाता है। तो ठीक है, आधमात धृति शब्दवत, आधमात धृति शब्दवत उदर रोग के किस प्रकार में पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा वातिक उदर रोग। और अगर हम देखें वातिक उदर रोग से 2-4 क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो वो होता है, ये देख लेते हैं एक बार इसके श्लोक में। कुक्षी पानीपाद विसंस्वेथु उदर विपाटनम अन्यतो चो वृद्धि ह्रासो कुक्षी पार्श्व सूल उदावर्त अंगमर्द पर्व भेदेशु शुष्क कार से दौर्बल्य आरोचक अविपाक अधो गुरुत्वम बात वर्चो मुद। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा गया था, अधो गुरुत्वम भी। फिर श्याव अरुणत्वम नखनयन बदन त्वक मूत्र वर्चसाम अपी च उदरम तनु। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है वो है तनु असित राजी शिरासंतमम। असित तनु और असित राजी, शीत नहीं है, असित होगा ब्लैक,
ब्लैक लाइनिंग्स किस में आता है? तो तनु असित राजी किस में आएगा? वातिक उदर रोग में। आह हाँ, आधमात धृति शब्दवत भवती। तो आधमात धृति शब्दवत, ये भी बहुत ज्यादा 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आधमात धृति शब्दवत किस में आता है? तो वातिक उदर रोग में। यहाँ पे थोड़ा ये श्लोक का ये हो गया है। तो आधमात धृति शब्दवत भवती बाह्यश्च ऊर्ध्व त्रियक ससूल शब्द चढ़ती। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तनु शिरा, तनु असित राजी शिरा संतमम और आधमात धृति शब्दवत भवती, ये सब किस में हो जाएगा? तो ये वातिक उदर रोग का लक्षण हो जाएगा। किसका लक्षण होगा? वातिक उदर रोग का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सुश्रुत के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएं। ये नेत्र रोग के पंचभौतिक से क्वेश्चन लिया गया है कि पलो भुवो पलम भुवो अग्नितो रक्तम। पहले इसके मतलब सूची 1 में महाभूत दिया गया है और नेत्र भाग क्या होगा उससे दिया गया है। तो सबसे पहले में इसका श्लोक देख लेते हैं हम कि सुश्रुत के उत्तर तंत्र के पहले अध्याय से ही है पंच महाभौतिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द आई। तो पलम भुवो अग्नितो रक्तम बातात कृष्णम सितम जलात आकाशात अश्रुमार्गश्च जायन्ते नेत्र बुदबुदे। तो सबसे पहला कॉलम 1 में आकाश है। तो आकाश से क्या बन रहा है? श्लोक में देखिए, आकाशात अश्रुमार्गश्च। आकाश से क्या बनेगा? अश्रुमार्ग। आकाशात अश्रुमार्गश्च। दूसरा है जल। तो जल तो कहता है जल से क्या बनेगा? पलम भुवो अग्नितो रक्तम बातात कृष्णम सितम जलात। सितम जलात। तो जल से क्या बनेगा? सितम जलात, श्वेत मंडल। उसके बाद क्या कहता है कि पलम भुवो अग्नितो रक्तम। तो पलम भुवो, तो भूमि से क्या बन जाएगा? मांस। और वायु से क्या बन जाएगा? कृष्णमंडल। कृष्णमंडल। और अगर यहीं पे अग्नि रहता, जो कि सूची 1 में नहीं दिया गया है, तो अगर अग्नि से क्या बन जाता? रक्त। ठीक है, तो चलिए इससे मिलाते हैं। आकाश का अश्रुमार्ग ए का 2, ये 2 ऑप्शन है, ए का 2। अब इस 2 में देखते हैं, बी का 1 दोनों में सेम है। सी का 5 या 4, तो सी का 5 मांस। ठीक है, सी का 5 मांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी का 3 कृष्णमंडल, वायु का कृष्णमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का बी। 8 का क्या हो जाएगा? बी। पलम भुवो अग्नितो रक्तम बातात कृष्णम सितम जलात आकाशात अश्रुमार्गश्च जायन्ते नेत्र बुदबुदे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पालित्य निम्न प्रदोषज रोगों में से किसके एक अधीन होता है? तो पालित्य किसके अधीन होता है? सब लोग जानते हैं, पालित्य होता है रस प्रदोषज विकार के कारण। पालित्य क्या है? रस प्रदोषज विकार। रस प्रदोषज विकार की ये श्रेणी की अश्रद्धा च अस्य वैरस्यम अस्वैरस्यम हृलास गौरव तंद्रास अंगमर्दो जुरस्तम पांडुत्तम स्रोत सामरोध क्लैव्यम साधक कृसंगता नासो अग्ने अयथा कालम वलय पालितानी च। तो पालित्य किससे हो जाएगा? तो रस प्रदोषज विकार है और इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग कृमि व्हिच वन हैज द सिम्टम ऑफ पांडुडो। तो इसका क्या हो जाएगा? हुकवर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? हुकवर्म। पांडुडो का सिम्टम किस में होता है? तो हुकवर्म में। तो ये था आज के वीडियो सॉल्यूशन, आज के डेली लाइव टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सुझाव जरूर रखें। आप आयुर्वेद के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।